नमस्कार। हम लोग आज फिर शामिल हैं राजनीति विज्ञान के नए प्रकरण के साथ। और आज का प्रकरण है साइमन कमीशन। ये मैंने कहा था कि जब मैं भारत की राज्य व्यवस्था चैप्टर में देख रहा था तो मैंने कहा था कि हम साइमन कमीशन को अलग से देखेंगे, इस आयोग को हम लोग अलग से देखेंगे। तो हम लोग साइमन कमीशन को देखते हैं कि आखिर में साइमन कमीशन की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या हुआ इसके दौरान, इस आयोग के दौरान किसने विरोध किया, किसने समर्थन किया, ब्रिटिश के अन्य लोगों का क्या पक्ष था इसके संदर्भ में, कौन कौन इसके सदस्य थे, इन सभी की बात हम लोग करने वाले हैं। साइमन कमीशन 1928 1928 भारतीय सांविधिक आयोग भी इसे कहा जाता है। सर जॉन साइमन, इनकी अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था। यह आयोग ब्रिटिश भारत में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए 1928 में भारतीय उपमहाद्वीप में आया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग आयोग की बात करते हैं तो आयोग के जो अध्यक्ष जिनको बनाया जाता है उनके नाम से आयोग का नाम रखा जाता है। जैसे हम साइमन आयोग की बात कर रहे हैं तो सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। हम लोग कोठारी का आयोग की बात करते हैं तो डॉक्टर डी एस कोठारी इसके अध्यक्ष थे। हम लोग जो है वो शिक्षा आयोग की बात करते हैं तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की बात करते हैं तो वो अलग, इसी प्रकार से अलग अलग आयोग होते हैं और उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनके नाम से उनका नामकरण आयोग का भी होता है। ऐसे इसका नाम भारतीय सांविधिक आयोग था, लेकिन जॉन सर साइमन इसके अध्यक्ष थे, इसलिए अध्यक्ष के नाम से भी इस कमेटी का नाम, इस आयोग का नाम दिया जाता है। जैसे इस आयोग के कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे तो सर जॉन साइमन के नाम से साइमन कमीशन कही गई। दूसरी बात कि यह कब, तो 1928 का यह आयोग है। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्य थे। ये कौन लोग थे जो सदस्य थे? तो ये ब्रिटिश संसद थे, ब्रिटिश संसद से थे। यह आयोग ब्रिटिश भारत में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए 1928 में भारतीय उपमहाद्वीप में आया था। किस लिए आया था? यह आयोग भारत में संवैधानिक सुधार के लिए यह आयोग आया था, उसका अध्ययन इसे करना था। 1928 में भारतीय उपमहाद्वीप में यह आया। इसके सदस्यों में से एक क्लेमेंट एटली, जो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी थे, बाद में बने 1945 से 51 के बीच में, यानी कि हमारा देश जब आजाद हुआ था उस समय क्लेमेंट एटली इसके ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे और हमारे यहां उस समय जिस समय भारत आजाद हुआ था। तो क्लेमेंट एटली एक ऐसे व्यक्ति थे, इस सदस्य के रूप में थे, और ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में वास्तव में सुधार के पक्ष में बहुत सारे रिकमेंडेशन इन्होंने दिए थे, बहुत सारे सुझाव इन्होंने दिया था। इसको हम लोग आगे देखेंगे तो क्लेमेंट एटली के बारे में हम लोग समझ पाएंगे। आयोग का गठन इसलिए किया गया क्योंकि 1919 में जो हम लोग मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए पिछले बार पढ़े थे, उसको पेश करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि संवैधानिक सुधारों के प्रभावों और संचालन की जांच करने और आगे क्या सुधार करने हैं इसको सुझाव देने के लिए 10 साल बाद एक आयोग भारत भेजा जाएगा। तो एक कमेटी बनाई गई थी सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में, जिसमें एक क्लेमेंट एटली भी सदस्य थे। ऐसे कुल 7 लोग थे। और इसमें इसको क्योंकि 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार की बात की गई थी तो सरकार कह रही थी कि इसको अपडेट करना है, हमको 10 साल बाद फिर से इस पर हम रिपोर्ट चाहते हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक उतार चढ़ाव था ब्रिटेन में भी, जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकली राजनीतिक उतार चढ़ाव होता है, वैसे ही वहां पर उस समय चल रहा था। तो सरकार ने 2 साल पहले
जो इनको 2000 सॉरी जो इनको 1929 में भेजना था वो इन्होंने भेज दिया 1927 में टीम आ गई भारत में। 2 साल पहले ये टीम आ गई थी। इसकी चर्चा भी हम लोग आगे देखेंगे और इस पे अध्ययन किए गए और सुझाव दिए गए। खैर, इसका विरोध भी भारत में हुआ, समर्थन भी हुआ। इस आयोग का समर्थन में अंबेडकर, पेरियार ये सब समर्थक थे और वही नेहरू, पंडित नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय ये सब इसके विरोध में थे। नवंबर 2027 में, जिसकी मैंने चर्चा की थी कि 29 में आना था, लेकिन 2 साल पहले आ गए ये लोग। ब्रिटिश सरकार ने तय समय से 2 साल पहले साइमन कमीशन की नियुक्ति की, 2 साल पहले, जिसमें मुस्लिम लीग का साथ मिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसमें नेहरू थे, गांधी, जिन्ना सहित प्रमुख भारतीय नेताओं ने इस कमीशन का कड़ा विरोध किया था। जबकि इसके कमीशन के पक्षधर में डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, रामास्वामी, चौधरी छोटू राम ने इसका समर्थन किया था। जबकि विरोध करने वाले में से मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गांधी, जिन्ना इत्यादि लोगों ने ये विरोधी पक्ष थे और ये अंबेडकर, पेरियार और चौधरी राम ने ये समर्थन वाले थे। प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय ने लाहौर में आयोग के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें पुलिस की लाठियों से पिटाई हुई और इसका परिणाम यह हुआ कि इन पे हमला जो हुआ उसके 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेस्क्यू सुधार भी बोलते हैं, ने ब्रिटिश भारत के प्रांतों पर शासन करने के लिए द्वैत शासन प्रणाली की शुरू की थी कि द्वैत शासन प्रणाली होनी चाहिए। भारतीय जनमत ने सरकार के इस रूप में संशोधन के लिए शोर मचाया और भारत सरकार अधिनियम 1919 में कहा गया कि सरकारी योजना की प्रगति की जांच करने और सुधार के लिए नए कदम सुझाने के लिए 10 साल बाद एक आयोग नियुक्त किया जाएगा। ब्रिटिश सांसद ने ऐसा कहा था। भारत के राज्य सचिव उसमें F.E. स्मिथ को इस बात का डर था कि सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव सरकार लेबर पार्टी के हाथों जो बहुमत का चुनाव है वो हार सकती है और इसलिए उन्हें डर था कि आयोग में उसके सदस्य और समर्थक भर दिए जाएंगे। अगर कंजर्वेटिव सरकार अगर हार जाती है तो लेबर पार्टी के जो सदस्य होंगे, जो सांसद होंगे, उनको इनमें जगह मिल जाएगा। इसलिए 2 साल पहले जिसको 2000 बार आ जा रहा हूं, जिसको 1929 में आना था, उस कमेटी का गठन 1927 में ही कर दिया गया, 27 में। आयोग को समय से पहले नियुक्त किया गया और भारतीय संवैधानिक मामलों की स्थिति की जांच करने के लिए वादा किए गए आयोग का गठन करने के लिए 7 सांसदों का, जो ब्रिटिश सांसद थे, का चयन किया गया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि आयोग में कोई भारतीय न हो। जो आयोग है, बना है या बन रहा है साइमन आयोग, उसमें कोई भारतीय न हो, क्योंकि उनका मानना था कि लेबर सांसद और भारतीय सदस्य इसमें शामिल होंगे।
उन्हें डर था क्योंकि उस समय पार्टी चल रही थी, वो कंजर्वेटिव पार्टी चल रही थी, लेबर पार्टी विपक्ष में थी और सत्ता जाने का डर था कंजर्वेटिव पार्टी का, लेबर पार्टी के आने की संभावनाएं थी। तो उनको डर था कि लेबर पार्टी जो है भारतीयों को पक्ष में परिणाम दे सकते हैं, इसलिए भारतीय सदस्य उसमें नहीं होने चाहिए और 2 साल पहले अगर करा लेते हैं तो लेबर पार्टी के भी सदस्य उसमें नहीं होंगे, क्योंकि उसमें लेबर पार्टी की बहुमत नहीं थी। लेकिन संभावना था कि सरकारें गिर सकती हैं और लेबर पार्टी सत्ता में आ सकती है। भारत के उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन ने भी भारतीयों को बाहर रखने के फैसले का समर्थन किया था। लॉर्ड इरविन ने भी कहा था कि भारतीय जो विधानसभा के सदस्य या जो प्रमुख नेता हैं उनको भी आयोग से बाहर रखा जाए। भारत में कुछ लोग इस बात से नाराज और अपमानित महसूस कर रहे थे कि साइमन कमीशन, जिसे भारत का भविष्य तय करना था, उसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं है। अगर भारतीय सदस्य उसमें शामिल ही नहीं है तो भारत के भविष्य के संदर्भ में ब्रिटिश सांसद कैसे तय कर सकते हैं। मद्रास, जो फिलहाल अभी हम लोग इसे चेन्नई बोलते हैं, में दिसंबर 1927 की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आयोग का बहिष्कार करने का संकल्प लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि आयोग जब आएगी तो हमें इसका विरोध करना है। अब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बर्कनहेड को एक ऐसा संविधान तैयार करने की चुनौती दी जो भारतीय जनता को स्वीकार हो। कहा गया कि भाई देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि आयोग का हम बहिष्कार करेंगे और हमें वैसा संविधान चाहिए जिसमें भारतीयों की भूमिका हो, भारतीय उसे आसानी से स्वीकार कर सके। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के एक गुट ने भी आयोग का बहिष्कार करने का फैसला किया। मोहम्मद अली जिन्ना की जो टीम थी मुस्लिम लीग, उसका एक पक्ष आयोग के विरोध में था और एक पक्ष आयोग के सपोर्ट में था। लेकिन जिस पक्ष में मोहम्मद अली जिन्ना थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ विरोध में था। आज हम लोग भले कुछ बात कर लें, लेकिन जब आजादी से पहले की बात थी तो उस समय संप्रदायवाद छोटे स्तर पर तो हावी था ही, आज भी है, लेकिन उस समय जो हमारे नेता थे, चाहे जिन्ना हो, नेहरू हो, पटेल हो, अंबेडकर हो, राजेंद्र प्रसाद हो, सभी लोग एक साथ होते थे और देश के लिए एक साथ लड़ाई लड़ते थे। थोड़ी बड़ी मतभेद थी लोगों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे दूसरे को विरोधी थे। इसलिए जब लड़ाई लड़ी जाती थी, एक साथ लड़ी जाती है। हम आज लोग आज आजाद हैं, आज हम लोग जो है लगभग 75 वर्ष मना लिए, लेकिन हमारे मन में आज के संदर्भ से जब सोचते हैं या जो बातें हमारे सामने परोसी जाती हैं, हमारे किशोर युवाओं के सामने राजनेता लोग या वैसे लोग जो राजनीति की रोटी सेकने के लिए उनके सामने जो बातें परोसते हैं, लगता है कि पटेल हीरो, नेहरू विलेन, मोहम्मद अली जिन्ना विलेन, अंबेडकर विलेन। ऐसा कुछ नहीं था। आजादी की लड़ाई सभी लोगों ने मिलकर के लड़ा और सबकी उस समय एक ही उद्देश्य था सबका कि हम लड़ाई भारत के लिए, देश के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, जब आजाद होने लगा तो लोगों को अपनी कुछ उनसे उम्मीदें जगी और लगा कि क्योंकि हिंदू मुसलमान आपस में बीच बीच में टकराते रहते हैं, ये संभावनाएं न बने, इसीलिए दो देश अगर हो जाते हैं तो एक तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी था, थोड़ी लालसा थी, राजनीति लालसा भी थी कुछ नेताओं के अंदर, लेकिन ये भी था कि अलग अलग स्टेट हो जाएंगे, देश हो जाएंगे तो ठीक रहेगा, ऐसा उनका मानना था। लेकिन आज के संदर्भ में जो हमारे सामने बातें परोसी जाती है, जिस तरह से परोसी जाती है, वो काफी खतरनाक है। जो कि आजादी से पहले जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी या मुस्लिम लीग थी, ये देश के प्रति समर्पित थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। कांग्रेस के विरोध का सामना करते हुए एफ.ई. स्मिथ, क्योंकि एफ.ई. स्मिथ ही चाहते थे, वो राज्य सचिव थे, या वे चाहते नहीं थे कि भारतीय प्रतिनिधि इसमें शामिल हो, तो उन्होंने एक गेम किया, जैसे हिंदू मुसलमान को डिवाइड किया, तो बराबर ब्रिटिश करते करते, क्योंकि उनके लिए मजबूती थी वो,
अगर शासन करना था भारत में तो सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ाना था, और ये बीच बीच में सबके साथ बढ़ाते रहते थे। इसमें कमी हमारी भी थी कि हम लोग जो है इसके लिए तैयार रहते थे कि हम लोग एक दूसरे को छोटे स्तर पे सहाते नहीं थे। आज भी स्थिति ये है कि बहुत ऐसे अशिक्षित हैं हिंदू मुस्लिम जो कि एक दूसरे को स्वीकार नहीं करना चाहते। आज भी संदर्भ ऐसा, लेकिन बड़े स्तर पर राजनीतिक स्तर पर ऐसा नहीं है। हाँ, इसकी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनेता हमारे तैयार हैं, आज भी हैं, जो कि ब्रिटिश से कम खतरनाक नहीं है। आज लड़ाते रहते हैं, वो अलग बात है। इसे हम लोगों को समझ करके मिलजुल करके रहने की जरूरत है, एक साथ चलने की जरूरत है और भारत को संवारने की जरूरत है। कांग्रेस के विरोध का सामना करते हुए एफी स्मिथ प्रतिनिधि मुसलमानों को, जो मुस्लिम से जो प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव लिए गए थे, के साथ आयोग की बैठकों को, जो आयोग के साथ बैठकें हुई थी, उसको सार्वजनिक करना चाहते थे, ताकि विशाल हिंदू आबादी को ये लगे, उनमें ये डर पैदा हो जाए कि आयोग पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है और वे हिंदू आबादी के लिए पूरी तरह विनाशकारी रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। जैसे आज होता है ना, चुनाव आता है तो देश खतरे में चला जाता है, जब कुछ लगता है कि कोई विशेष पार्टी हार रही है तो देश खतरे में चला जाता है। तो ये सभी चीजें जो है उस समय भी थी। तो स्मिथ ये चाहते थे कि ऐसा करते हैं, कुछ चीजों को लीक कर देते हैं ताकि हिंदू मुसलमान में बेमेनेस बढ़ा रहे, और उसमें से कुछ लोग इसका विरोध इसलिए करें कि प्रतिनिधि क्यों है, हमारे प्रतिनिधि क्यों नहीं है, इस पे विरोध हो। हालांकि सबकी राय अलग अलग थी। मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों और हिंदू महासभा और सेंट्रल सिख लीग के सदस्यों से सहयोग के लिए समर्थन मिला। साइमन कमीशन के साथ सहयोग के लिए एक अखिल भारतीय समिति की स्थापना की गई। भारतीय परिषद द्वारा और वायसराय लॉर्ड इरविन के चयन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भारतीय परिषद और उसमें के वायसराय जो लॉर्ड इरविन थे, ये लोगों ने चयन किया था इन समिति सदस्यों का। समिति के सदस्य थे सी शंकरन नायर, जो अध्यक्ष थे इधर से भारतीयों के, आर्थर फ्रूम, नवाब अली खान, शिवदेव सिंह ओबराय, जुल्फिकार अली खान, हरि सिंह गौर, अब्दुल्ला अल मामून, सुहराव वर्दी, किका भाई प्रेमचंद और प्रोफेसर एमसी राजा। ये क्या थे? ये सदस्य थे भारतीय समिति, अखिल भारतीय समिति जो बनाई गई थी उसमें ये सी शंकरन अध्यक्ष थे, बाकी सभी सदस्य थे। बर्मा, जिसे फिलहाल, जिसे अभी हम लोग म्यांमार बोलते हैं, जिसे साइमन कमीशन के संदर्भ की शर्तों में शामिल किया गया था, इस बात पर प्रबल संदेह था कि या तो वर्मा का भारत के साथ अलोकप्रिय संघ जारी रहेगा या आयोग द्वारा बर्मा के लिए अनुशंसित संविधान भारत के लिए चुने गए संविधान की तुलना में कम उदार होगा। इन संदेहों के परिणाम स्वरूप बर्मा में तनाव और हिंसा हुई, जिसके कारण सायासान का विद्रोह हुआ। सायासान का विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि उन्हें संदेह हो गया था बर्मा में कि आयोग द्वारा बर्मा के लिए अनुशंसित संविधान भारत के लिए चुने गए संविधान की तुलना में कम उदार होगा। बस यही था, एक कारण था। इसलिए वहां तनाव बढ़ा और सायासान का विद्रोह बर्मा में शुरू हो गया, जिसे फिर अभी हम लोग म्यांमार बोलते हैं। साइमन कमीशन के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन फैल गया और 30 अक्टूबर 1928 को आयोग लाहौर पहुंचा। क्योंकि आने में समय लगता था,
उसमें बस सेवा थी, ट्रेन सेवाएं भी थी, जहां उसका स्वागत काले झंडे से लहराते हुए प्रदर्शनकारियों ने किया। इस विरोध का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय लाला लाजपत राय ने किया था लाहौर में, जिन्होंने फरवरी 1928 में पंजाब की विभिन्न विधानसभा में आयोग के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था। प्रदर्शनकारियों ने आयोग के सदस्यों को रेलवे स्टेशन से बाहर न निकलें, इसके लिए उन्होंने सड़क जाम कर दिया था। आयोग के लिए रास्ता बनाने के लिए अधीक्षक जेम्स स्कॉट, क्योंकि वो टीम स्टेशन आ चुकी है, उतर चुकी है, तो स्टेशन से टीम बाहर निकले और जाकर के इसकी जांच रिपोर्ट तैयार करे, तो अधीक्षक जेम्स स्कॉट के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की पिटाई शुरू कर दी और लाला लाजपत राय गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए। फिर सिर में लगी चोट के कारण 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। 30 अक्टूबर को टीम पहुंची थी, कहां? लाहौर में। उसमें जो काले झंडे दिखाए जा रहे थे उसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाला लाजपत राय को 30 अक्टूबर 1928 को ही चोट लगी सिर में, और 17 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को इनकी 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। आयोग ने मई 1930 में अपनी 2 खंड रिपोर्ट प्रकाशित की। आयोग ने द्वैत शासन को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा, जो हमने 1919 मांटेस्क्यू सुधार के बारे में जो चर्चा किया था, उसमें जो कहा गया था कि द्वैत शासन रखा जाए, लेकिन 10 साल बाद इसकी फिर से टीम जाएगी, आयोग बनेगा और जांच होगी। तो वही आयोग हमारे आए थे, जो कि 1930 में, मई 1930 में अपने 2 पार्ट में इन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित की। आयोग ने द्वैत शासन को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा कि द्वैत शासन समाप्त होना चाहिए, जो 10 साल पहले लागू किया गया था। जो प्रांत में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना करके प्रांतों की स्वायत्तता का विस्तार था। हालांकि इसने प्रांतों के ब्रिटिश गवर्नरों को उनकी आपातकालीन शक्तियों में से अधिकांश को बनाए रखने की अनुमति दी। कहा कि जो आपातकालीन शक्तियां में जो कुछ हैं, कुछ कुछ को बनाए रखने की जरूरत है, इसलिए व्यवहार में प्रांतों को बहुत कम स्वायत्तता दी जानी चाहिए, केंद्र को स्वायत्तता ज्यादा होनी चाहिए। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि आयोग की रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया था। डोमिनियन स्टेट, जो हम लोग बाद में जब भारत स्वतंत्रता आयोग जब बना था 1947 में, तो उसमें एक बात का जिक्र था, मैंने जो आपको बताया था कि इसमें 2 डोमिनियन थे। 2 डोमिनियन कौन कौन? एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। डोमिनियन स्टेट की चर्चा इसमें की गई थी। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि जब तक हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अंतर सामुदायिक तनाव बना रहे, तब तक अलग अलग निर्वाचिकाओं का बनाए रखा जाए, क्योंकि भारत में हिंदू और मुसलमान में आपस में तनाव है, इसलिए एक साथ वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जा सकता। वोटिंग के लिए अलग अलग उनके क्षेत्र होंगे। सितंबर 1928 में आयोग की रिहाई से पहले इसको परिणाम जो आया उसको हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि जो पेश कर दिया गया था 1930 में, सितंबर 1928 में आयोग की रिहाई से पहले मोतीलाल नेहरू ने अपनी नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। आयोग इससे पहले की जांच करे, नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट पेश की थी ताकि आयोग के उन आरोपों का जवाब दिया जा सके कि भारतीय आपस में संवैधानिक सहमति नहीं बना पाए हैं।
इस रिपोर्ट में वकालत की गई थी कि भारत को पूर्ण आंतरिक स्वशासन के साथ डोमिनियन का दर्जा दिया जाना चाहिए। जिन्ना ने रिपोर्ट को हिंदू दस्तावेज, नेहरू ने जो रिपोर्ट दी थी ना, उसे जिन्ना ने कहा कि हिंदू दस्तावेज है, मुस्लिम लीग की तरफ से नहीं मिला है, इसलिए यह मुसलमानों के तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं है। जिन्ना ने भी क्या किया, 14 सूत्र प्रस्तुत किए। इन्होंने कुछ 14 सूत्रीय अपने जवाब जिन्ना ने भी प्रस्तुत किए। 14 सूत्र में ब्रिटिश शासन से मुसलमानों की न्यूनतम मांगे शामिल थी। मुसलमान के लिए क्या मांगे हैं वो उसमें लगभग शामिल किए गए थे। जब तक यह प्रकाशित हुआ तब तक आयोग पर भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा 31 अक्टूबर 1929 को की गई घोषणा का प्रभाव पड़ चुका था, जिसमें 1917 की घोषणा, जिसके कारण मार्टेन्ग्यू चेम्स सुधार किए गए थे, की पुनर्व्याख्या की गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का अंतिम नीतिगत लक्ष्य हमेशा भारत की डोमिनियन स्थिति की प्राप्ति रहा है। उन्होंने इस संबंध में लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन का भी आह्वान किया था। हालांकि यह लंदन में कई रूढ़िवादियों के बीच विवादास्पद रहा, लेकिन वास्तव में ब्रिटिश नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि वादा बहुत अस्पष्ट और भविष्य से बहुत दूर था। साइमन कमीशन का परिणाम भारत सरकार अधिनियम 1935 था, क्योंकि इसके बाद भारत सरकार अधिनियम बना इस आयोग के बाद, जिसमें भारत में प्रांतीय स्तर पर एक जिम्मेदार सरकार की मांग की गई थी कि प्रांतीय स्तर पर, एक स्टेट लेवल पर एक जिम्मेवार सरकार हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। यानी लंदन के बजाय भारतीय समुदाय के प्रति उत्तरदायी सरकार चाहिए। यह भारतीय संविधान के कई हिस्सों का आधार है। 1937 में प्रांतों में पहले चुनाव हुए, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग सभी प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें वापस आ गई। क्लेमेंट एटली, जिसके बारे में बात कहा था कि ये बाद में 1945 से 51 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। नाइनटीन 45 टू 51 ये ऐसा समय था जिसमें प्रधानमंत्री थे। भारत के स्वतंत्रता का समय, थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद। क्लेमेंट एटली आयोग के सदस्य, मेरे पिछले स्लाइड में मैंने चर्चा किया था। ये अनुभव से बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने अंतिम रिपोर्ट का समर्थन किया। हालांकि 1933 तक इन्होंने तर्क दिया कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए विदेशी था और भारत की प्रगति के लिए आवश्यक सामाजिक और आर्थिक सुधार करने में असमर्थ था। ये इन्होंने कब स्टेटमेंट दिया था? 1933 तक इनका ये स्टेटमेंट था आयोग की रिपोर्ट के बाद। वे भारतीय स्वतंत्रता के प्रति सबसे अधिक सहानुभूति रखने वाले ब्रिटिश नेता बन गए, क्योंकि इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया जो भारत के पक्ष में था, वास्तविक भी था, जिसने उन्हें 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय स्वतंत्रता पर निर्णय लेने में उनकी भूमिका के लिए तैयार किया। इसलिए और शानदार निर्णय हो पाया क्योंकि ये पहले से भी भारत के पक्ष में थे, उस आयोग के भी मेंबर थे, और दूसरी बात उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी थे। इसलिए इनका भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति में इनका सहयोग रहा, निर्णय लेने में कि भारत को स्वतंत्र हो जाना चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में नए कंटेंट के साथ।